भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांव की मिट्टी में हैं और इस लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ पंच परमेश्वर की परंपरा है, यानी गांव के पंच, जो न सिर्फ गांव के प्रतिनिधि हैं बल्कि न्याय, विकास और विश्वास तीनों के प्रतीक हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इस आत्मा को सशक्त करने का कार्य हमारे पंच और सरपंच करते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमको दिखते भले ही हैं, लेकिन सरपंच को जो पावर है वो पावर बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं है। एक सरपंच जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। सरपंच अपने गांव की दिशा बदल सकते हैं। वे ही प्रदेश के विकास के असली सूत्रधार हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार देने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस सरपंचों को सर्वशक्तिमान बताने को मात्र सियासी दिखावा बता रही है। आज सरपंच बुरी स्थिति में हैं। उन्हें न तो पर्याप्त अधिकार मिले हैं और न ही विकास कार्यों के लिए धन। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि हर पंचायत को 50,000 की अतिरिक्त स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाएगी, जिससे वे अपने गांव के विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। 24 से 26 नवंबर तक भोपाल में होगी त्रिदिवसीय पंचायत कॉन्फ्रेंस। हर पंचायत को 50,000 स्वेच्छा अनुदान राशि। हर गांव में बनेगा शमशान घाट, कलेक्टर देंगे राशि। पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार। सचिव और सहायक सचिव यदि बाधा बनेंगे तो हटेंगे। 2026 घोषित होगा कृषि वर्ष। तीर्थ स्थलों का होगा विकास। श्री राम वनगमन पथ व कृष्ण तीर्थ सर्किट से जुड़ेगा हर गांव। पंचायत सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन करते। नगर निगम के बाद नगर निगम में भी मेरे को लगता नहीं कि इतना पावर दिया। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, तुरंत अभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुंचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। वहीं पंचायतों के सशक्तिकरण को कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं की राजनीति बता रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पंचायतों के अधिकार सीमित कर दिए हैं। सरपंचों को सर्वशक्तिमान बताकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि पंचायतों के पास न अधिकार हैं और न ही पर्याप्त फंड। कांग्रेस सरकार के दौरान सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया गया था और बीजेपी सरकार ने सत्ता का केंद्रीयकरण कर दिया है। आज सरपंच इतनी बुरी अवस्था में है। 25 लाख के पावर दिए। अरे कौन सी पंचायत में 25 लाख पहुंचे हैं? फूटी कोड़ी नहीं पहुंच रही है। लोग सरपंच सर पे हाथ रख के बैठे हैं। जिला पंचायत खत्म कर दी, जनपद खत्म कर दी, सरपंचों के अधिकार सीमित कर दिए। मतलब जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने आते ही वापस सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। कोई भी सरपंच खुश नहीं है। इतनी बुरी अवस्था में है, कोई निर्माण कार्य करा नहीं पा रहे। बहरहाल लोकतंत्र की असली ताकत राजधानी की दीवारों में नहीं बल्कि गांव की चौपाल में बसती है, जहां पंच परमेश्वर की परंपरा आज भी जन जन में विश्वास जगाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नई पहल सरपंचों को अधिक अधिकार, अधिक स्वायत्तता और विकास की स्वतंत्रता देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि पंचायतों को मजबूत बनाकर ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के ये वादे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पंच परमेश्वर की ये नई परंपरा गांव के विकास की दिशा कितनी बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे पंच परमेश्वरों की। दरअसल देश के विकास की सबसे प्रमुख यदि कोई पाठशाला है तो वो है ग्राम पंचायत, और सबसे मजबूत भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि कई पंचायतों में इतने ज़बरदस्त फैसले लिए कि जिनके उदाहरण पूरे देश में दिए जाते हैं। पंचायतों को जो पावर हैं वो असीमित पावर अभी सरकार ने किए हैं, और अभी भी जो पंचायतों की बड़ी डिमांड थी कि उनके वित्तीय पावर बढ़ाए जाए, तो सरकार ने 25 लाख तक की वित्तीय पावर पंचायतों को दे दी। वैसे बहुत महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। पंच, सरपंच, हमने तो बचपन में कहानी सबने पढ़ी है कि परमेश्वरों के मुँह से, पंचों के मुँह से परमेश्वर बोलते हैं। बड़े बड़े फैसले पंचायतों ने दिए और वो अदालतों तक ने मान्य किए। तो बड़ी पावर लोकतंत्र में पंचायतों के पास है। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखने आया कि कई बार पंचायतों के फैसले कुछ ऐसे हुए कि जो विवाद का कारण भी बने। कई बार सरपंचों की व्यक्तिगत इंटरेस्ट ऐसा रहा कि वो खुद तो बदनाम हुए हुए पूरा ग्राम बदनाम हो गया। लेकिन फिर भी आज के दौर में यदि आपको अपने गांव का विकास करना है, गांव में कुछ आपको नवनिर्माण करना है, और ख़ासतौर पर आज जो मैं अभी देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर गांव में जो शमशान घाट की जो व्यवस्था की जा रही है, कई गांवों में हमने देखा कि कई बार तो अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। लोग या तो अपने खेतों में या परंपरागत किसी एक जगह किसी से पूछ के करते थे। लेकिन अब यदि इस दिशा में कदम बढ़ा कि हर गांव में अंतिम संस्कार के लिए जगह होगी तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा ये जो राज्य सरकार की बड़ी जो महत्वाकांक्षी जो योजना है, राम गमन पथ है, या जो कृष्ण से संबंधित या हमारे आराध्यों से संबंधित जो भी धार्मिक स्थल हैं उनको गांव से जोड़ा जाएगा, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा गांव में सड़क का मामला हो, चाहे वो नालियों का मामला हो, चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे मामले वो सारे पंचायत अपने स्तर पर निपटा सकती हैं, और पंचायतें अपने स्तर पर लोकल फंड कर भी बहुत ऐतिहासिक काम कर सकती हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की है। आज राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के सरपंच और पंच इकट्ठे हुए। मुख्यमंत्री जी ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हम अभी तो आपको इतना दे रहे हैं, 50,000 का अतिरिक्त राशि तो उन्होंने दे ही दिया है, 25 लाख तक के उन्होंने पावर दे दिए। इसके अलावा भी उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आगे ज़रूरत पड़ी तो और भी पैसे देने में कोई कमी नहीं करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो पंचायत सचिव यदि आपके विकास में बाधा बनते हैं तो आप उनसे सख्ती से निपटिए और हम भी उनको हटा देंगे। कहने का अर्थ है कि विकास के आड़ में कोई विकास की राह में कोई आड़े नहीं आना चाहिए। बहरहाल अब इस घोषणा से कितने सशक्त होंगी पंचायतें, कितने मजबूत होंगे सरपंच, ये देखने वाली बात होगी। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। भोपाल में हुए सरपंच महासम्मेलन के क्या हैं मायने? क्या डॉक्टर मोहन सरकार का गांव सशक्तिकरण मॉडल बनेगा मिसाल? क्या पंचायतें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बनेंगी नई पहचान? कांग्रेस क्यों बता रही इसे इवेंट की राजनीति? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं। व्यास जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हैं। रितेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम व्यास जी, आज एक बड़ा सम्मेलन हुआ भोपाल, राजधानी भोपाल में, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं भी की पंचायतों के लिए, सरपंचों के लिए, उनको अधिकार बढ़ाने के लिए। और अभी 15-20 दिन में ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है पंच सरपंचों को लेकर। तो ये एक सरकार क्या इसलिए अब सब फोकस कर रही है कि आने वाले दिनों में इनमें चुनाव भी होने, चूँकि अब सारे चुनाव निपट गए तो अब अगला ध्यान अब पंचायतों पे भी जाएगा। क्या मानते हैं आप?
योगीराज जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी के समय से हमने पंचायतियों के लिए व्यवस्थित एक रोड मैप बनाया था, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना है, उसके बाद आदरणीय शिवराज जी के समय पर जो खेत से हमने सड़कों को जोड़ने की योजना बनाई थी, आज देखिए कई सारे अंचल लाभान्वित हुए, कई सारी ग्राम पंचायतों को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य हमने किया। तो ये सिर्फ चुनावों को लेकर नहीं है, वास्तविकता में जो वास्तविक विकास की परिकल्पना है, वो संकल्प रत लेके हम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अभूतपूर्व योजना बना रहे हैं। चूंकि कई सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ होती है, या उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का कई सारा अंश सम्मिलित होता है, जहां पर आवश्यकताओं के अनुरूप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रदत्त किया जाता है, तो कहीं पर राशि का आवंटन हो या त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तो उस ग्राम पंचायतों में उन निर्णयों के लिए त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पंचायती शासन के लिए महत्वपूर्ण बताया, और यह भी कहा है कि वो जनशक्ति का प्रतीक है। अब मुझे लगता है जन भागीदारी के साथ में जब कार्य होते हैं, तो पंचायतों को सुदृढ़ करने की व्यवस्था हो या पंचायतों को अधिक जो महत्व देने की आवश्यकता थी, उन दोनों विषयों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान देते हुए जो त्रिस्तरीय योजना के साथ में आज संवाद स्थापित कराए, मुझे लगता है कि प्रदेश की हर पंचायत से जितने भी लोग इन पंचायतों के माध्यम से लाभान्वित होंगे, और पूर्व की कई सारी योजना जो मत्स्य पालन को लेकर बनाई थी, उसमें भी पंचायतों का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद में कई सारे जो फुटकर विक्रेताएं थे, जिनको जो है लाभ दिया था, लोन उस समय प्रोवाइड किए थे, तो वो भी पंचायती राज के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण नवाचार की जो श्रृंखला मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करी है, उसमें सभी गांवों की बेहतरी के लिए त्वरित निर्णयों के लिए जो आवश्यक निर्णय है वो लिए जाए, और कहीं भी विकास में किसी भी तरह का रोड़ा उत्पन्न ना हो। लगभग 23,000 से ज्यादा पंचायत है, 20,000 से ज्यादा पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच है, लगभग जो है 3,000 से ज्यादा जनपद सदस्य है। तो मुझे लगता है जिस तरह के विकास का मॉडल आज प्रदर्शित किया गया है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ होगा, और विकास की परिकल्पनाओं को जो है सदी हुई दृष्टि के साथ में विकास किया जा सकेगा। ठीक है रितेश जी, आपको क्या लगता है महिला पंचायतों को सशक्तिकरण का जो प्रयास सरकार कर रही है, उसको आपके नेता बोल रहे हैं कि हमने तो उसको विकेंद्रीकृत किया था, बीजेपी अब उसको केंद्रीकृत कर रही है? देखिए योगी जी, जब भारतीय जनता पार्टी के सभी जब वक्ता बोलते हैं, तो हमें लगता है कि हमें हाथ में हल्दी और चावल लेके बैठ जाना चाहिए। जिस तरह से कथा चलती है, उस वही टेप रिकॉर्डर पिछले 20 सालों से प्रदेश में बज रहा है, और उसी तरह विकास चल रहा है। अब जरा मेरे को बताइएगा कि क्या वो यही मोहन यादव जिन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि हमारे पास धान और गेहूं खरीदने के पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदी करनी चाहिए, ये वही है। ये वही मोहन यादव हैं जिन्होंने अभी कुछ जुम्मा 4 दिन पहले लाखों बहनों के नाम काट दिए कि हमारे पास फंड नहीं है, लाडली बहना में हम 60 के ऊपर की बहनों को नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, उसको भी नहीं देंगे। ये वही मोहन यादव हैं जिनने शिवराज सिंह के इस वादे को, कहते शिक्षकों को इतना पैसा देंगे उतना देंगे, सबको हटा दिया। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, उसको भी हटा दिया। तो कुल मिला के मैं आपको सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये केवल अपनी रोटी सेकने का प्रोपोगंडा है। और जब घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, ये कविता पूरी तरह से मोहन यादव की सरकार में चरितार्थ होती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1993 का मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम अगर ये पढ़ के बैठे होते हमारे काबिल प्रवक्ता, तो इतनी बड़ी बड़ी बात करने की हिम्मत नहीं होती। पर कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चोला ही ऐसा है कि उसको पहनकर लोग झूठ बोलना अपने आप नॉन स्टॉप चालू हो जाते हैं। कृष्ण तीर्थ, राम तीर्थ, बड़े बड़े तीर्थ, अरे गांव में लोग जिंदा नहीं है, बंबई और दिल्ली में कमा रहे, 2 जून की रोटी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। मैं खुद जिला पंचायत का सदस्य हूं और देखता हूं कि जिला पंचायत के पास ही राशि देंगे तो पंचायतों को खास राशि दोगे। जो भी जिला पंचायतें हैं वो सचिव और सहायक सचिव मिलकर चला रहे हैं। जो भी दलित वर्ग की महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, उनको सुनने को तैयार ही नहीं है। केवल पंचायतों के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 को और उसके अधिकारों को यदि पढ़कर प्रेमदास जी आते, तो मैं दावे कह सकता हूं कि ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो बातें करने की हिम्मत नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि पंचायत राज की ऐसी रबड़ी जब तक शिवराज सिंह चौहान थे वो बांटते थे, अब ये आ गए मोहन यादव तो ये आ रहे हैं। अरे जब आप पंचायत को बना ही दोगे योगी जी, इतनी अच्छी बना दोगे, तो तुम्हारी आदर्श पंचायतों को लोग देखने आएंगे। तुम्हें क्या जरूरत है राम जोड़ने की, कृष्ण जोड़ने की? राम कृष्ण, ये जो आपने बताया कि राम वन गमन पथ
और कृष्ण तीर्थ दर्शन, ये जो रास्ते हैं, ये कुल मिलाकर इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि पूरा जो लफ्जो लुआज है तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो दाल उतर चुकी है उस दाल को दोबारा गलाने के लिए और आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री की जो रस्सा कस्सी है अपने आप को बनाए रखने के लिए मोहन यादव जी की ये सारा ढकोसलेबाजी, सारा नौटंकी चल रही है। पर आप जनता परेशान है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। ठीक बात। प्रकाश जी, देखिए एक बात तो है कि अब पूरा सरकार का फोकस भी स्वदेशी की तरफ केंद्रित हुआ, और स्वदेशी की बड़ी महत्वपूर्ण इकाई गांव, और यदि गांवों को सशक्तिकरण की दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं, सरपंचों को आर्थिक ताकत प्रदान करने की बात हो रही है, 25 लाख तक के अधिकार दिए जाने वाली बात हो रही है, तो क्या ये जो प्रयास है इससे आप मानते हैं कि वास्तव में पंचायतों के सशक्तिकरण में, गांव के विकास में ये जो राशि है ये कम है, ज़्यादा है, या अभी इस दिशा में और बहुत कुछ किया जाना है, या जो सरकार इतने उनको जो अधिकार संपन्न बना रही है वो काफ़ी है? देखिए, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था वो था ही इसलिए कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर एक जगह संग्रहित होकर ना रह जाए, कि एक व्यक्ति या ऊपर के लोग इस पूरे सब संचालित करें। तो इसको जब लागू किया गया, और एक चुनाव तो दिग्विजय सिंह जी ने इसी सरपंच को जो मदद की थी उससे उन्होंने निकाला, तो ये एक अंतिम छोर, जैसे बीजेपी का अंत्योदय का कार्यक्रम है वैसे ही ये ग्रामीण जो हमारी अंतिम व्यवस्था है वहां तक यदि अर्थव्यवस्था पहुंचती है, वहां यदि पावर पहुंचती है, और वहां क्षेत्रीय स्तर पे यदि काम होते हैं विकास के, तो पलायन भी रुकता गांवों का और अर्थव्यवस्था भी सुधरती, क्योंकि जब किसान के पास पैसा आता है तो बाजार में जाता है और व्यवसाय में एक अर्थव्यवस्था की एक साइकिल बनती है। तो यदि मोहन यादव जी ने ये कदम उठाया तो हम उसको ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक गियर अप उन्होंने किया है, जो अभी तक मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रशासनिक स्तर पे कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन इसकी सफलता निर्भर कब करती है, इसकी पारदर्शिता का पर निर्भर करती है। क्योंकि आप देखें पहले भी सरकारों ने जो काम किया था कि जो मनरेगा स्कीम लाए थे, मनरेगा भी ग्रामीण स्तर तक अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का था। वहां सिर्फ बड़े किसान नहीं होते, वहां छोटे किसान और खेतीहर मजदूर भी होते हैं, तो उनके लिए काम सुनिश्चित करना और एक निश्चित आय सुनिश्चित करना था, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे वापिस शहरी और सारी अर्थव्यवस्था का चक्र चलता है। तो वो एक व्यवस्था थी, पर उसकी निगरानी कौन करे? ग्राम पंचायत है वो अंतिम नहीं है, लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति होता है नागरिक। अब वो जो पैसा भेजा जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए पहले सूचना का अधिकार लाया गया था, जो काफी बृहद था और उसमें बहुत से करप्शन पकड़े जा रहे थे। मनरेगा में इतना करप्शन हुआ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं थी जिसके लिए मनमोहन सिंह बदनाम हुए, स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन होते थे और उसमें वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा था। पर वो पकड़ाई में कहां आएंगे? जब आरटीआई मजबूत होगी, जब आम नागरिक मजबूत होगा, उसकी निगरानी इस पे बढ़ेगी, और जो एक्टिविज्म है जो इसका है, जो नागरिकों के लिए लड़ते हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि कई व्यवस्थाएं दबंगों के हाथ में चली जाती हैं और इसका दुरुपयोग होता है। तो मोहन यादव जी यदि ईमानदारी से इसको लागू कर पाएंगे और इन संस्थाओं को भी मजबूत करेंगे, पारदर्शिता को मजबूत करेंगे, तो ही इसमें सफलता मिल पाएगी। ठीक, वरना सब दिखावटी रह जाएगा। ठीक है प्रेम व्यास जी, एक तो ये जो रितेश जी जो बात कर रहे थे आप उसका भी आंसर दे दीजिए। दूसरी क्या है कि अभी कई सारे पंचायतों में ये देखने को आया निकाय में कि जो अध्यक्ष की कई बार अध्यक्ष कांग्रेस का आ गया और बाकी आपके आ गई, तो अध्यक्ष और जो बाकी जो मेंबरों में जो उठापटक चल रही है, तो ऐसी बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारे निकाय हैं। ये स्थिति क्यों बनती है, और यही जो स्थिति जब बनती है ये विकास में बहुत बड़ी बाधा बनती है? इसके क्या उपाय है या कुछ आपके पास सरकार इसके दिशा में कुछ प्रयास कर रही तो वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे रितेश जी के कोई भी प्रश्न समझ नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे सहकारिता पढ़ाना चाहते हैं या सहकारिता के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। सरकार से संबंधित, सहकारिता से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपकी समझ में आया हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि बहुत प्रचलित दोहा है ना कि बातें ही हाथी पाई है और बातें ही हाथी पाओ। तो समस्या ये उत्पन्न होती है, इन्होंने धान को लेके कहा सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे सरकार ने कहा है कि जो केंद्रीय संस्थान है जहां से पैसा आता था, अगर किसानों के खाते में जल्दी पैसा आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा एमएसपी का तो केंद्र से आता है, लेकिन कई बार 20 दिन 25 दिन लेट आता है, तो सरकार ने आग्रह करा है
कि किसानों को जल्दी पैसा कल मिल जाए, लेकिन जो है झूठ प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं कि धान का पैसा नहीं है। उसके बाद में जो है फंड की कमी की बात करते हैं। फंड की कमी कहां प्रदर्शित करी? लगातार रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई है, तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स वही बढ़ाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। पिछली बार जो है वो 2018-19 में कमलनाथ जी तो उस योजना को ही बंद कर चुके थे। उसके पहले 10 लाख किसानों ने उसका लाभ लिया था। तो मुझे लगता है पढ़कर बैठना चाहिए। दूसरी बात है कि जो आपने पंचायतों को लेकर बात करी, अगर 73वें संशोधन की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने जो है 29 उसमें नियमावली में परिवर्तन हुआ, विकेंद्रीकरण सूचकांक में जो 44 था वहां से बढ़कर हम 55% तक गए। आपने कहा ग्रामीण अव्यवस्था हुई है, हमने सरकार से समृद्धि की तरफ कदम बढ़ाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगे। एनएसएस का जो रिसेंट डाटा आया था उसमें सबसे कम ग्रामीण बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में जो 28 करोड़ मानव दिवसों का सर्जन हुआ था। तो ये पंचायतों के बिना संभव था क्या? पंचायती राज के बिना संभव था। हमने प्रयास करा कि अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास पहुंचे। 60-40 के रेशो के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब विधायकों से निवेदन करा था कि आप चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, आप विजन डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। क्षेत्र में जो विकास है, जो वांछित विकास है, उसको लेके चर्चा करेंगे। वही प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अंचलों में कहा है कि आप किसी भी समर्थित पंचायत हो, आप सदस्य हो, आप जो क्षेत्र के विकास को लेकर जिस तरह से आज जो है डिजिटलाइज किया जा चुका है। कमलनाथ जी कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, कमलनाथ जी के समय कहते थे विकास के लिए पैसा नहीं है, जो है संस्थाएं जो थी उनको खाली कर दिया गया था। लेकिन आज जो है धरातल पर आप देखेंगे स्थिति पलट हुई है, स्वच्छ छवि है। उसके बाद डायरेक्ट पैसा अकाउंट्स में आ रहा है। कहीं पर भी कहीं किसी तरह के अनुचित कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से प्रदर्शित होकर कार्रवाई भी होती है और डायरेक्ट बेनिफिशियरी को फायदा भी मिलता है। रितेश जी, एक तो प्रेमव्यास जी से यदि आपको कुछ कहना कहिए, लेकिन एक बात यह है कि जैसे निश्चित तौर पे कई पंचायतें ऐसी जिनकी हो सकता है इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है और आज भी पैसों की तंगी उनके पास बनी रहती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरपंच साहब बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? और उनकी मनमानियों के भी किस्से बड़े गांव में सुनाए जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर एक सिंडिकेट चल रहा है पंचायतों में भी। अधिकारियों से जिसकी सेटिंग है वो सरपंच कमा रहे हैं और सिर्फ सरपंच नहीं कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो भी व्यक्ति ठेकेदारी प्रथा से जुड़ा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, हर व्यक्ति कमा रहा है। पर मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ती है। इस पे भी आप देखिए गाड़ियों के सामने सरपंच, उप सरपंच, पंच लिखा हुआ और मध्य प्रदेश की सरकार ताली बजाकर कानून व्यवस्था बैठी। क्या कर रहा है मध्य प्रदेश का तथाकथित गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप प्रभारी मंत्री? ये क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां गोते लगा रही है? नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद देश के आंकड़े कह रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश को 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है और हर दिन नया ना कोई पैकेज आता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं घर से डेटा दे रहा हूं? तो कुल मिलाकर सारी कहानी का चरितार्थ ये है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी है। चंद दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 1 एकड़ में 80 कुंटल फसल उगाकर दिखाओ। अरे हंसी आ रही थी वहां पे लोगों को। खुद भास्कर और पत्रिका ने छापा कि मुख्यमंत्री किस तरह की बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलो, तेज से झूठ बोलो और दिन रात बोलो, यही भारतीय जनता पार्टी का पैरामीटर है। तो कुल मिलाकर न सरपंचों की कोई हालत बदलने वाली है, न मध्य प्रदेश के हालात बदलने वाले हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी दाल गलाने की सारी नौटंकियां कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे बनाया जाए। जी जल्दी से प्रेमव्यास जी, आप चूंकि फिंगर रेस कर रहे हैं। जी मैं योगेश जी, 1.5 साल में कितने परिवर्तन आदरणीय कमलनाथ जी ने करे थे। उसके बाद कर्ज को लेकर बात हो तो जीडीपी के अनुकूल है, 31% है। आपके सम्मिलित जो राज्य है 40% क्रॉस कर रहे हैं। तो उसके बाद भी हम ओवरड्राफ्ट नहीं हुए। तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता को झूठ से ज्यादा जो विकास कार्यों में हम खर्च कर रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस अवगत करती तो निश्चित रूप से भविष्य में स्थितियां परिवर्तित हो सकती है। ठीक बात। प्रकाश जी, चूंकि समय कम है लेकिन आप बोलिए। एक तो क्या है कि देखिए, ये सही है कि सरपंचों को अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा कि उनको अधिकार मिले और उन्होंने बिल्कुल आसमान सिर पर उठा लिया। मतलब गांव में सरपंच साहब का जलवा ऐसा हो गया जैसे एक समय कभी पटवारी का रहा करता था। तो ये जो मिसयूज ऑफ पावर उसको कह सकते हैं, ये भी प्रवृत्ति बड़ी लगातार बढ़ी है। तो यही चीज़ तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, जब तक इसकी निगरानी नहीं होगी तो पैसे का ऐसे मिसयूज ही होगा, कार्रवाइयाँ होंगी नहीं। आप देखिए पुरानी जो सरकारें थी वो भी ये कर रही थी इस दिशा में, लेकिन करप्शन इशू बना जो साबित नहीं हुआ।
लेकिन जन लोकपाल की मांग कहां से उठी थी कि इन लोगों पे लगाम लगे, पर जन लोकपाल नहीं आया। क्या है कि ये निगरानी, जब भाई जनता का पैसा है, जनता यदि निगरानी नहीं कर पाएगी तो मिसयूज होगा। आप देखें पॉलिटिकल करप्शन बढ़ा है, जनता कर जो कर्ज की बात कर रहे हैं, कर्ज बढ़ता भाई, दायित्व बढ़ता। कर्ज आप किस लिए लेते हैं कि उसको पटाना भी तो है ना, कभी कि नहीं पटाएंगे हम, रेगुलर जीडीपी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे, बढ़ता रहेगा। तो जब तक कर्ज, आप देखिए पिछले 1-2 साल पुरानी एडीआर की रिपोर्ट थी कि हर 5 साल में 5-6-7 गुना प्रॉपर्टी बढ़ रही विधायकों की है, पॉलिटिकल पार्टीज की या उससे रिलेटेड लोगों की संपत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन आम आदमी कर्ज में जा रहा है। वो कर्ज कौन पटाएगा? नेता मंत्री, ये लोग तो, ये अधिकारी तो पटाएंगे नहीं। ये आगे चल के महंगाई को बढ़ाता है। जैसे आज हम 27,000 करोड़ हर महीने से ब्याज भर रहे हैं, ये ब्याज की राशि बढ़ती जाएगी तो वो ब्याज की राशि कहां से पढ़ाएंगे? वो जनता से ही वसूलेंगे। तो दिन पर दिन ये महंगाई बेलगाम होती जाएगी। जब तक जनता की निगरानी में बार बार कहता आया हूं कि ऐसे कानून, इनको जब तक बल नहीं दिया जाएगा, जनता निगरानी करे, तब तक इसका समाधान नहीं निकलने वाला। बिल्कुल ये ठीक बात है कि पंचायतों को, सरपंचों को अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। बहरहाल समय अभी इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।